नमस्कार। आज के लाइव में हम नवतारा पर बात करने वाले हैं। नवतारा चक्र। थोड़ा-थोड़ा तो मेरे जितने भी दर्शक हैं वो परिचित हैं ही नवतारा चक्र से। बड़ा ही महत्वपूर्ण है नवतारा चक्र। नवतारा चक्र का मतलब क्या है? नवतारा चक्र जो है वो जन्म कुंडली देखते समय बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण है। नवतारा कह सकते हो आप या फिर इसको कह सकते हो कि नौ तारा। नौ तारा का मतलब है कि 9 नक्षत्रों से इसका संबंध है। तो इसीलिए इसको नौ तारा कहा जाता है या नवतारा कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में बड़ी ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका जो उपयोग है वो व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से गिनते हुए 9 नक्षत्रों, 9 ताराओं के नाम से इसके उस जातक के जीवन में क्या, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू, जो भी उसके जीवन में होने वाली घटनाएं हैं या जीवन में होने वाले अच्छे समय हैं, उनको प्रभावित करने के लिए विशेष रूप से नवतारा चक्र को महत्व दिया जाता है। अनेक पहलुओं का विश्लेषण इस नवतारा चक्र से किया जाता है। ऐसा कह लो कि दशा, अंतर्दशा, ग्रह और ग्रह स्थिति, इन सब का विश्लेषण करने के लिए नवतारा चक्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष भूमिका है। ज्योतिष में नवतारा चक्र का जो प्रयोग है, वैदिक ज्योतिष में नवतारा चक्र को ऐसे मान लीजिए कि 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों को नौ 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 जगह, नौ नौ के ग्रुप में 3 जगह बांट लिया जाता है। 9 तिया 27 हो गए, तो इसको विभाजित कर लिया जाता है 3। 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों में 3 बराबर भागों में बांट लिया जाता है और जन्म नक्षत्र से शुरू किया जाता है। जन्म नक्षत्र से शुरू करके और फिर इस नवतारा चक्र को हम देखते हैं। मतलब 1 से लेकर के 9 तक एक ग्रुप हो गया और फिर 10 से लेकर 18 तक दूसरा ग्रुप हो गया और 19 से लेकर 27 तक तीसरा ग्रुप हो गया। हर एक ग्रुप में पहला जो है वो जन्म तारा ही कहलाएगा। तीनों ग्रुपों में जो पहले वाला होगा नक्षत्र वो जन्म तारा नक्षत्र ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जन्म के नक्षत्र से ही इसको लिया है, इसलिए कहलाएगा। पूरे नवतारा चक्र की नींव इस नक्षत्र के आधार पर रखी हुई है इस पद्धति में, जिससे कि चंद्रमा किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर किसी भी राशि में स्थित है तो हमें उस राशि से ना होकर के उस राशि में जो नक्षत्र है उस नक्षत्र से हमने गणना करनी है। जिस नक्षत्र के अंतर्गत आ रहा है वो चंद्रमा। तो बात विशेष ये है कि इस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र कहा जाता है। जिस राशि में कुंडली में अगर चंद्रमा है तो उसको जन्म राशि कहा जाता है। अब एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो इसलिए आपको उसमें राशि में भी होते हुए नक्षत्र में भी, नक्षत्र अलग होगा, राशि तो 30 डिग्री की होगी। तो इसको अगर ज्योतिष के दृष्टि से देखें तो हम अभी फिलहाल आज बात करेंगे नक्षत्रों से ही, आपको बताना आरंभ किया और नक्षत्रों से ही इस वीडियो की एंड करेंगे। तो उदाहरण के लिए आप ऐसे मान लो किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसका जन्म का नक्षत्र होगा वो अश्विनी। अश्विनी उसका जन्म का नक्षत्र कहलाएगा। अश्विनी से अश्लेषा तक अगर आप गिनते चले जाओ तो 9 नक्षत्र हो गए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये 9 नक्षत्र जो हैं इसमें पहले वाला जन्म तारा कहलाएगा और दूसरे वाला संपत तारा, तीसरा विपत तारा। इस तरह से मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, वो आप नोट कर सकते हैं। तो अश्विनी से अश्लेषा तक 9 जो तारों का या 9 नक्षत्रों का समूह है वो पहला समूह हो गया।
इसी तरह से फिर दूसरा अगले 9 जो हैं उसका दूसरा समूह हो गया, तीसरा समूह, ऐसे 3 समूह बन जाते हैं। तो इसमें पहले वाले समूह को जो कहा जाता है वो जन्म नक्षत्र वाला समूह आप मान सकते हैं। और इसको जो कहते हैं तीसरे वाले को वो तिरजनम कहते हैं, क्योंकि वो तीसरे वाले से स्टार्ट हुआ इसलिए उसको तिरजनम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे ये देखते हैं कि आम तौर पर नक्षत्रों की जो संख्या है वो 27 मानी गई है। कुछ मामलों में कुछ गणनाओं के लिए 28 नक्षत्र लिए जाते हैं। एक नक्षत्र का छोटा सा पार्ट है जो कि 28वां नक्षत्र भी कहलाता है और उसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। तो अभिजीत नक्षत्र को भी इसमें ले लिया जाता है, जो कि श्रवण नक्षत्र के बाद आता है 28वां, और छोटा सा पार्ट है, एक नक्षत्र का लगभग 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा। तो जातक के जन्म समय जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो तो आपको समझना है कि जन्म का नक्षत्र हो गया, गिनती वहीं से स्टार्ट होती है। एक बार आप नक्षत्रों को भी समझ लीजिए, नक्षत्रों का क्रम संख्या भी आपको पता होना चाहिए। नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों के क्रम संख्या को इस तरह से नोट कर लीजिए। पहला नक्षत्र है होता है अश्विनी, और दूसरा होता है भरणी, तीसरा होता है कृतिका, और चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा और सातवां पुनर्वसु नक्षत्र, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, और 11वां पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद 12वां उत्तरा फाल्गुनी, और 13वां हस्त नक्षत्र होता है, 14वां चित्रा, 15 स्वाति नक्षत्र होता है, 16वां विशाखा, 17वां नक्षत्र अनुराधा, और 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा, 19वां मूल। अब 18 तक आ गए ना आप, तो 18 के बाद फिर गिनती तीसरे क्रम में शुरू होती है 19वें से, जो कि मूल नक्षत्र है। और मूल नक्षत्र 19वां, 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, 21वां उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 22वां श्रवण नक्षत्र। अब श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के मध्य एक नक्षत्र का पार्ट आता है, तो उसको छोड़ करके हम 27 की बात कर रहे हैं। 23वां नक्षत्र धनिष्ठा और 24वां नक्षत्र शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, और 27वां रेवती नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है ये रेवती। वैदिक ज्योतिष के जो अलग अलग भविष्यवाणियां उससे की जाती हैं, वैदिक ज्योतिष की कई पद्धतियां हैं, उसके लिए नक्षत्रों का जो उपयोग किया जाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और सूक्ष्म विश्लेषण नक्षत्रों से ही होता है, जिसमें कुंडली मिलान में भी नक्षत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। मुहूर्त निकालने या मुहूर्त की गणना करने के समय भी यही नक्षत्रों का ही प्रयोग किया जाता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके लक्षणों को समझना हो तो भी नक्षत्र से ज्यादा बारीकी से, सूक्ष्मता से समझ आता है। फिर नक्षत्रों से ही ग्रहों की जो अंतर्दशाएं, महादशाएं कैलकुलेट होती हैं, वहां भी नक्षत्र महत्वपूर्ण है। तो नक्षत्रों का उपयोगिता जो है सबसे ज्यादा है जन्म कुंडली में, अगर देखा जाए सूक्ष्मता भी इसमें फलादेश में ज्यादा आती है। ये गोचर की घटनाओं को देखने के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे कई राशियों से भी देखा जाता है गोचर को, लेकिन नक्षत्रों से अगर देखा जाए तो बड़े ही शानदार परिणाम दिखाई देते हैं। जो आने वाले समय की घटनाएं हैं उसका पूर्व अनुमान गोचर और दशा अंतर्दशा दोनों के मिलान से ही निकालना चाहिए, दोनों के मिलान से निकाला जाता है। घटना के समय पर ये निर्धारण किया जाता है कि वो उसका जो समय चल रहा है उस समय पर, जिस समय वो घटना की विचार किया जाता है या मुहूर्त का विचार किया जाता है, या आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये कार्य करना है, करूं ना करूं, तो वो गोचर से विचार किया जाएगा। तो इन सभी के लिए अगर विचार करना हो तो ये नवतारा पद्धति बड़ी शानदार है। कुंडली का मिलान करना हो उसमें भी एक टूल है, एक पार्ट है, तारा मिलान। आपने अगर
कुंडली मिलवाते हैं तो वहाँ जो है अष्टकूट मिलान, 8 प्रकार से कुंडली का मिलान किया जाता है। तो 8 में से एक ये भी है तारा मिलान। तारा एक के नक्षत्र से दूसरे का नक्षत्र कितने नंबर पर आता है, यही देखना होता है तारा मिलान में। किसी लड़की के जन्म का नक्षत्र जो भी है, उससे लड़के का जन्म नक्षत्र पहले देखा जाता है, वो कितने दूर है, कितने नंबर पर आता है। तीसरे स्थान पर आता है तो गड़बड़ है, 5वें पर आता है तो भी गड़बड़ है, 7वें पर आता है तो भी गड़बड़ है। तो ये 3 जो है ना, ये बड़े गड़बड़ वाले हैं। ऐसे ही लड़के के जन्म के नक्षत्र से गिनते हैं और लड़की के जन्म के नक्षत्र तक गिनते हुए चले आते हैं, तो वहाँ पर तीसरा, पांचवा और नौवां, तीसरा, पांचवा और सॉरी 7वां, ये जो 3 हैं, ये वहाँ भी गड़बड़ है। तो वहाँ तो 0 मिलेगा। अगर लड़के की कुंडली से लड़की की कुंडली और लड़की की कुंडली से लड़के की कुंडली में 3, 5, 7वें पर आते हैं वो नक्षत्र, तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाती है, इनका नक्षत्र मिलान नहीं होता। तो वहाँ भी उपयोगिता है, गोचर में भी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता और दशा अंतरदशा को देखने में भी बड़ी मज़ेदार फल स्टीक इसके मिलते हैं। तो कुंडली में हर जगह पर नक्षत्रों से हम नव तारा चक्र से देखते ही हैं, मिलान के लिए भी देखते हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया। अब उसकी व्यक्तिगत जो लक्षण है, शारीरिक लक्षण है, इनको समझने में बड़ी आसानी होती है अगर नक्षत्रों को हम उपयोग में लाते हैं। तो गोचर की घटनाओं से हम आने वाले समय या चल रहे समय के बारे में पता लगा लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और इसीलिए इस पद्धति में भी आप ध्यान दें, गौर करें तो चंद्रमा से ही शुरुआत होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। दोस्तों, जब भी कोई घटना अच्छी होती है या घटना कोई दुखदाई होती है, बुरी होती है, तो प्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है। मनुष्य का मन सबसे पहले प्रभावित होता है, उसके बाद वो उसके मस्तिष्क पर जाएगी, वो सोचेगा, विचारेगा, या अन्य जो कारण हैं वो प्रभावित होते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, किसी की शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति प्रभावित हो रही है, तो प्रभाव वो बाद में होगा, पहले मन प्रभावित होगा। तो ये जन्म का जो नक्षत्र है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा मन का कारक है, ये भी आपने समझ लिया। इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नवतारा चक्र से, एक नवतारा चक्र के दृष्टिकोण से भी हम जरूर देखें जब भी कुंडली देखते हैं। ये हमारी मानसिक पहचान और सोच और पसंद और नापसंद, ऐसे जो गुण हैं या दुर्गुण हैं, उनको भी बताने में बड़ी मदद करता है, उनको भी जाना जा सकता है इसके द्वारा। नक्षत्र या फिर जन्म का नक्षत्र, ये ऐसा टूल है कि व्यक्तित्व दर्शाने वाला जो है वो नक्षत्र को ही माना जाए राशि की तुलना में, तो ज़्यादा सूक्ष्मता हमें नक्षत्र से ही प्राप्त होगी। मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है तो उस चंद्रमा के नक्षत्र से ही देखा जाएगा। जन्म नक्षत्र हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को भी नियंत्रित करने वाला माना गया है। प्रत्येक नक्षत्र या तारे का एक अलग स्वभाव होता है। इसका कारण तो ये है असली, वो अच्छा भी हो सकता है उस व्यक्ति विशेष के लिए, बुरा भी हो सकता है। उसकी पसंद नापसंद प्रवृत्ति पर भी उसका प्रभाव नक्षत्रों का पड़ता है। तो इस तरह से बड़े महत्वपूर्ण है नक्षत्र। नवतारा चक्र को अगर समझा जाए तो उसको समझने के लिए किसी जातक के जन्म के नक्षत्र से गिनती करते हुए लगातार 9 ताराओं, 9 नक्षत्रों को, जो कि 3 पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि 9 के 3 पार्ट कर लिए जाते हैं, तो उसका एक क्रम बन जाता है, जिसमें पहला जो बनता है, तीनों में पहला, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी, ग्रुप में भी, तीसरे ग्रुप में भी, वो पहले वाला कहलाता है जन्म तारा। और दूसरे वाला संपत्त तारा। जन्म तारा जो है उसके अपने व्यक्तित्व को दर्शाता है, संपत्त तारा धन की स्थिति को दर्शाता है, तीसरा विपत्त तारा उसके जन्म के नक्षत्र से तीसरा। ऐसे ही वहाँ दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें तो वहाँ पर 10वें से तीसरा,
10 में से शुरुआत होती है ना दूसरे ग्रुप की, इसलिए वहाँ 10 में से तीसरा, यानी 12वां जो नक्षत्र होगा उसके जन्म के नक्षत्र से, वो भी विपत्त तारा नक्षत्र होगा। तो ऐसे ही तीसरे ग्रुप में भी आप देख लीजिए, जो कि 19 में से शुरू होता है और 21वां नक्षत्र होगा, वो भी विपत्त तारा नक्षत्र होगा। तो तीसरा और 12वां और 19वां ये हो गया विपत्त तारा नक्षत्र। ऐसे ही आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। विपत्त तारा का मतलब क्या होता है? परेशानियां। उसके समय में परेशानियों की सूचना मिलती है। परेशानियां शारीरिक भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। और फिर चौथा जो नक्षत्र होगा जन्म तारा से, वो छेम तारा कहलाता है। खुशियां देता है, प्रसन्नता देने वाला ये समय होता है। समय कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद 5वां है, वो प्रत्ययरी तारा कहलाता है। ये चुनौतियां देता है, यानी ऐसी चुनौतियां जिसके लिए आपको तैयार हो जाए। अगर आप वो चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहें तो फिर जीवन में सफल भी करवाने वाला होता है प्रत्ययरी तारा। अब ये इसके बाद फिर छठा है साधक तारा। हर कार्य को सिद्ध करने वाला, हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाला साधक तारा। और 7वां है वध तारा। इसको निधन तारा भी कहते हैं। वध तारा भी किसी की मृत्यु नहीं हो जाती, उस समय पर जो कार्य हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी एंड होने का खतरा होता है, उसके डेड होने का खतरा होता है, नष्ट होने का खतरा होता है, ऐसे इसको समझा जाए। और उसके बाद 8वां है मित्र तारा। मित्र तारा अच्छा माना गया है। ये मित्रता के लिए लोगों से जान पहचान अच्छी बन जाती है, उनसे काम निकालने आसान हो जाते हैं। फिर 9वां जो है वो है परम मित्र तारा। इसको अति मित्र तारा भी कहा जाता है। तो अति मित्र तारा कह लो या फिर आप कह लो परम मित्र तारा, बात एक ही है। कैसे भी आप इसको आप मान सकते हो। फिर इसके बाद आप अगर देखो तो इन नव तारों का जो उपयोग है जीवन के अनेक पहलुओं में किया जाता है, और दशा अंतरदशा के विश्लेषण के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वहाँ भी किया जाता है इसका प्रयोग। नवतारा के माध्यम से व्यक्ति अपने कैरियर का, शरीर के स्वास्थ्य का, रिश्तों का और आर्थिक स्थिति का, जीवन के अनेक क्षेत्रों में वो समझ सकता है कि कैसा रहेगा ये समय। अनेक ग्रहों के गोचर के प्रभाव को भी समझ सकता है वो। जैसे शुभ और अशुभ का निर्धारण करना हो, शुभ समय कैसा कौन सा रहेगा, कौन से तारा का अशुभ कौन सा रहेगा, ये चक्र जो है ये बताता है कि कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभ हैं और कौन से नक्षत्र हमारे लिए अशुभ हैं। कौन से नक्षत्र वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, हमारा फेवरेबल है, हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे किसी काम आ सकता है, और कौन सा ऐसा है, कौन से नक्षत्र वाला है जो हमारे जन्म के नक्षत्र से ऐसे स्थान पर पड़ता है जो कि हमारे लिए विरोधी भाव रखने वाला है, हमारे लिए अनसूट है, सूट नहीं करेगा वो व्यक्ति, नुकसान ही पहुंचाएगा और बुरा ही सोचेगा हमारे लिए। इसका जीवन में नेगेटिविटी ही उसके पास हमारे लिए होगी। उसके पास चाहे किसी और के लिए पॉजिटिविटी भी हो, लेकिन हमारे लिए नेगेटिविटी होगी, क्योंकि हमारे जन्म के नक्षत्र से उसका जन्म का नक्षत्र तीसरे है या पांचवें है या सातवें है। ऐसे ही तीनों ग्रुपों में, तीसरे पांचवें सातवें, तीसरे ग्रुप में भी तीसरे पांचवें सातवें वो नक्षत्र होगा। तो समझ लीजिए अपने नक्षत्र से एक लिस्ट बनाना, 9 नक्षत्रों की। नक्षत्रों का क्रम मैंने आपको पहले बताया, ये उस क्रम को देखते हुए। तो इस तरह से ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो भी आप देख सकते हैं। मान लो वो अति मित्र तारा में है तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कई काम आ सकता है, आपके कई काम उससे निकाल सकते हैं आप, कई मामलों में आपके लिए वो लकी है, शुभ है। तो इस तरह से समय को भी पहचान सकते हो नवतारा के माध्यम से, समय अच्छा है बुरा है। और व्यक्ति को भी पहचान सकते हो, व्यक्ति कोई
किस नक्षत्र वाला आपके लिए अच्छा है, बुरा है। घटना, दशा, अंतर्दशा को भी पहचान सकते हो। मुहूर्त की गणना करनी हो, वहां भी इसका प्रयोग बड़ी सारी जगह पर नवतारा चक्र का प्रयोग होता है। इतना महत्वपूर्ण है ये। ग्रहों के प्रभाव का आकलन कैसे किया जाता है? इसमें नवतारा चक्र जो है, इसमें यह देखना है कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में स्थित हैं। आपकी जन्म कुंडली के किस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, ये आप देखो पहले। फिर देखो कि वो ग्रह जन्म कुंडली में किस तारा में है। तो वो तारा के अनुसार, हाउस के अनुसार तो फल देगा ही। जन्म कुंडली के किस भाव में, किस राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में दृष्टि योग क्या बन रहे हैं, वो होगा ही होगा। लेकिन साथ ही साथ नवतारा चक्र भी आपको स्पष्ट कर देगा। अगर नवतारा चक्र नकारात्मक बताता है और ग्रह दशा भी किसी अच्छे हाउस के लॉर्ड की नहीं है, अच्छे हाउस में उसकी प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर नवतारा चक्र का प्रभाव स्पष्ट कहता है कि वो अच्छा नहीं है। दोनों का विरोध ही है तो फिर बैलेंस हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा भी वो समय नहीं होगा। तो दो एंगल तो आपके पास ये हो गए। नवतारा चक्र को देखना है, ग्रह दशा को देखना है कुंडली के नियमों के अनुसार। इससे उपाय भी किए जा सकते हैं। नवतारा चक्र में एक विशेषता यह है कि उपाय हम उसको जानकर कर सकते हैं। अगर कोई समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है, कोई तारा ऐसा है, तो फिर उसके उपाय भी किए जा सकते हैं, सुधार किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नवतारा चक्र में पहले तारा जो है वो जन्म तारा कहलाता है। ये आपके जन्म के नक्षत्र वाला पहला नक्षत्र आपका जन्म का ही नक्षत्र हो गया, और उसके बाद 10वां नक्षत्र हो गया, फिर 19वां नक्षत्र हो गया। ये तीनों ही जन्म तारा कहलाते हैं। तो इस समय पर आप ये देखो कि जन्म तारा के नक्षत्र में, तीनों में से किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित है, तो वो ग्रह जो है वो क्या फल आपको देगा। कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, यही सभी नक्षत्रों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण होगा। जन्म तारा हमेशा हर एक कुंडली में अनुकूल नहीं होता। जन्म तारा वाले ग्रह का दशा अंतर्दशा अनुकूल नहीं होती। यहाँ पर ऐसे समझो आप, या उसका गोचर फल भी अच्छा नहीं होता। कहा जाता है कि ये मन की चंचलता को दर्शाता है, यानी उस समय मन ज्यादा चंचल हो जाता है उस व्यक्ति का, जन्म तारा का प्रभाव जब चल रहा हो, और तनाव की स्थिति बनी रहती है, यानी बैलेंस नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन इधर ले जाता है, बुद्धि उधर ले जाती है, तो बैलेंस बिगड़ गया। यही कारण है कि ये थोड़ा सा तनाव वाला समय है, टेंशन ज्यादा रहती है इस समय पर, निर्णय ठीक नहीं हो पाते। और ये कभी कभी तो अच्छा भी होता है जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पक्ष में बलवान हो, तो ऐसी स्थिति में खुशियां देने वाला भी होता है। जिस दिन जन्म का नक्षत्र हो, आपके जन्म के नक्षत्र, उसको बहुत ज्यादा अच्छा मत समझो। आपका जन्म का जो भी नक्षत्र है वो महीने में एक दिन तो आएगा ही आएगा, तो उस दिन को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझ सकते आप। उस समय थोड़ा बहुत टेंशन तनाव तो होंगे। इस दिन सामान्यतः जो मन है ना मनुष्य का, वो अस्थिर रहता है, और ये व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा आने के कारण से ऐसा होता है। तो प्रथम तारा जन्म तारा कहलाता है, ये चंद्रमा के प्रभाव को लिए हुए होता है, इसीलिए जन्म तारा कहलाता है। दूसरा फिर संपत्ति तारा है। संपत्ति से सीधा सा मतलब है आर्थिक स्थिति, धन, समृद्धि, और उसी तरीके से अगर आप देखें तो भाग्य को भी ये सूचित करता है, भाग्य का प्रतिनिधित्व भी करता है ये संपत्ति तारा, जो दूसरा नक्षत्र है। या दूसरे ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो फिर ये आपका 11वां हो गया, और उधर जो तीसरे में 20वां हो गया। तो संपत्ति तारा ये आर्थिक
ये जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उससे जुड़ी हुई सभी स्थितियों की या फिर ऐसी घटनाएं का सूचना देता है। ये शुभ माना गया है, अनुकूल तारा है, और इसे धन से जोड़ करके देखा जाता है। धन से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित इसको शुभ माना जाता है। ये कुंडली के दूसरे घर और 11वें घर का प्रभाव देता है। जन्म कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो धन भाव कहलाता है, 11वां भाव आय भाव कहलाता है, इनकम का भाव कहलाता है। तो ये दोनों ग्रहों, दोनों भावों को एक्टिवेट कर देता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो ऐसा प्रभाव ये प्रदर्शित करता है। दूसरा भाव और एकादश भाव से संबंध इसका होता है, जो आय और लाभ के भाव माने गए हैं। काफी हद तक ऐसा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। संपत्ति तारा का जो प्रभाव है वो जीवन में सुखकारी होता है, समृद्धिदायक होता है। इसके बाद तीसरा नक्षत्र, उधर दूसरे ग्रुप में भी तीसरा नक्षत्र जो होगा, और तीसरे ग्रुप में भी तीसरा नक्षत्र, ये विपत्ति तारा कहलाता है। कठिनाइयों को, रुकावटों को बताता है, चुनौतियों की सूचना देता है। तो इस तरह का इसका प्रभाव है विपत्ति तारा का। विपत्ति तारा के जो ग्रह आपकी कुंडली में विपत्ति तारा में है, उस ग्रह की जब अंतर्दशा चल रही होगी तब ऐसा प्रभाव आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। या गोचर में विपत्ति तारा वाले जो नक्षत्र हैं उनको नोट करके रख लो। उन नक्षत्रों में जब जब कोई क्रूर ग्रह आएगा गोचर में भ्रमण करता हुआ, तो भी विपत्ति तारा वाला प्रभाव, कठिनाइयां, चुनौतियां, बाधाएं, ये सब इसकी सूचना मिलती है। अपने नाम के अनुरूप ये तारा है विपत्ति, यानी विपत्ति तारा, और इसका प्रभाव कष्ट, चिंता देना है। चिंता, कष्ट, ऐसी स्थिति को दर्शाता है। ये जीवन के अनेक पहलुओं और अनेक प्रकार के खतरों की स्थिति का सूचक माना गया। ये चोट लगने या अनेक विषयों में उलझने की भी सूचना देता है। इस तरह के सभी तरह के खतरों से संबंधित होता है। विपत्ति तारा राहु का प्रभाव लिए हुए होता है। इस तारा के समय में भ्रम की स्थिति बनी रहती है मनुष्य के अंदर, और भ्रम की स्थिति बनी रहे तो वो तो परेशानी पैदा करेगी, और परेशानियां सूचित होती हैं इस तारा के समय। इस तारा के जो संबंधित ग्रह है, इस तारा में जिसकी स्थिति है, जिस नक्षत्र में, वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में कष्ट देता है। इस तारा के समय में भ्रम की स्थिति ज्यादा रहती है, कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, जो कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती ही डालती है। किसी में वो ग्रह जो इस तारा में है वो मजबूत यानी बलवान होता है तो थोड़ा कम डालती है। किसी की कुंडली में वो ग्रह नीच का या अशुभ भाव का स्वामी होकर होता है तो थोड़ा ज्यादा ही परेशान करता है। ये तो विश्लेषण का विषय है, बारीकी से कुंडली देखने के बाद ही क्लियर होगा। 6वां तारा फिर चौथा तारा है, चौथा नक्षत्र। ऐसे दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में भी चौथा, 6वां तारा कहलाता है। कुशल क्षेम जैसे आप मान लीजिए। और ये जो तारा है ये खुशियां देने वाला, कल्याणकारी समय होता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, प्रसन्नता रहती है इस समय में। इस तरह का ये प्रभाव है। 6वां तारा अनुकूल प्रभाव की सूचना देता है, हर तरफ से अनुकूलता। अच्छे स्वास्थ्य और मन के कारण से भी खुशियां होती हैं। मन प्रसन्न रहना, शांत रहना, जीवन आरामदायक व्यतीत होना, ऐसे समय में ऐसी स्थिति को दर्शाता है ये 6वां तारा। इसलिए ये जो समय है ये अच्छा माना गया है, और जीवन शक्ति उसकी जो है बढ़ी हुई होती है, अच्छी होती है। उस समय पर सकारात्मक प्रभाव होता है, इसलिए व्यवहार भी उसका अच्छा हो जाता है। 6वां तारा बृहस्पति जैसे गुण लिए हुए होता है, कल्याणकारी है ये, और सकारात्मक स्थिति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 5वां नक्षत्र या 5वां तारा कह लीजिए
आपके जन्म के नक्षत्र से, ये प्रत्ययी तारा कहलाता है। शत्रुता, विवाद, संघर्ष, ये सब कुछ इनका प्रतिनिधित्व करने वाला है। ये एक बहुत ही नकारात्मक तारा है और अनेक प्रकार की बाधाओं को दर्शाता है। इसका समय जो होगा वो बाधाओं को दर्शाता है। बाधाएं होंगी होंगी उसमें अनेक तरह के कार्य हैं। आप जो भी करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी प्रोफेशनल हैं आप, तो उसमें भी रुकावटें, कठिनाइयाँ, मुश्किलें, ये सब दिखाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मन में बहुत सी उलझनें भी पैदा करता है। प्रत्ययी तारा, पांचवा नक्षत्र, दूसरी लाइन में भी पांचवा, तीसरी में भी उलझनें पैदा करता है और कार्यों से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें रुकावटें डालता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित गतिविधियों को रोकता है। इस तारा का जो प्रभाव है वो शनि के जैसा है। शनि जैसे रुकावटें डालने वाला प्लैनेट नेचर से है। इस कारण से अनिश्चितता का भाव ज्यादा रहता है। पता नहीं काम होगा, कोई नहीं होगा। तो इस विषय में उसको इस तरफ से ध्यान हटा करके मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। इसके बाद छठा है साधक तारा, सफलता देने वाला समय। उपलब्धियां इसमें होती हैं प्राप्त और कामनाओं की पूर्ति करवाने वाला ये समय होता है। साधक तारा का समय अनुकूल समय माना जाता है और इसका प्रभाव भी शांति और स्थिरता देने वाला होता है। आत्म नियंत्रण की स्थिति रहती है उस जातक के साथ। और ये सभी जो प्राप्तियां हैं, किसी भी क्षेत्र से आपको जो प्राप्ति हो सकती है या लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में ये अच्छा साइन है। आपको लाभ करवाने वाला ये समय होता है जिस ग्रह की स्थिति इस साधक तारा नक्षत्र में हो। तो उनकी प्राप्ति, थोड़ा प्रयास ना भी करें तो भी आपको प्राप्ति होने लग जाती है। यानी कम मेहनत ज्यादा फल। ऐसे प्रयास उस समय पर कर लें तो फिर और ज्यादा शुभता वाले फल प्राप्त होंगे, ऐसा माना जाता है। ये तारा भगवान का आशीर्वाद आप मान सकते हैं इस तारा के समय को। और ये तारा का प्रभाव आपकी बुद्धि को भी बढ़ा देता है, ज्ञान कुशाग्र कर देता है आपकी बुद्धि को। विशेष रूप से इसका प्रभाव, अच्छे आइडियाज आते हैं आपको। इसके बाद सातवां वध तारा। वध का मतलब वो नहीं है कि इंसान ही उसको समाप्ति हो जाती है। यानी ये जैसा वो भाव होता है, उस भाव को समझे तो उस कार्य का विनाश करता है। उस कार्य जो आपने हाथ में लिया हुआ है वो कार्य हो नहीं पाता, ऐसा प्रतिनिधित्व है इसके पास। इस तारा की अशुभता जो है ज्यादा होती है और अशुभता की सूचना देने वाला ये माना गया है। ये एक अशुभ तारा मारक प्रकृति है इसकी। मारक का मतलब शरीर से मारता नहीं, लेकिन उस कार्य को खत्म कर देता है जो आप उस समय पर कर रहे हैं। जो आपका इनकम का सोर्स है वहाँ भी खतरा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी खतरा है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का भी खतरा कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ऐसी स्थिति दर्शाता है नकारात्मकता से भरा हुआ समय। ये ऐसी सूचना है सभी प्रकार से ये भाग्य को रोकने वाला और परेशानियों को दर्शाने वाला समय। इस तारा का स्वामी ग्रह जो भी होगा ना, उसका प्रभाव, अगर वो क्रूर ग्रह है तो थोड़ा ज्यादा परेशानी होगी, अगर वो क्रूर ग्रह नहीं है तो परेशानी कम होगी। ये भी देखना होगा किस हाउस का लॉर्ड है। इसके कारण से जीवन में सफलता की गति जो है वो रुक जाती है। इसके बाद फिर आठवां तारा है मित्र तारा। मित्र तारा, मित्रता, सहयोग, सद्भाव, ऐसी इसके फल हैं। ये शुभ माना गया और इसका समय भी अनुकूलता देने वाला होता है। जीवन में सभी समृद्धियों की प्राप्ति, सफलता, प्रसन्नता, अपनों से प्रेम में वृद्धि, ये जीवन में सही समय लाने वाला होता है। सही समय दिखाई देता है और मन की अच्छी
और शुभता प्रदान करता है। मित्र तारा इसका नाम है। मित्रता ऐसे लोगों से भी हो जाती है जिनको आप जानते नहीं, या नए संबंधी भी बनते हैं ऐसे समय में, नए लोगों से आप जुड़ते भी हैं, और इसका प्रभाव भौतिक समृद्धि देने वाला भी होता है। फिर नौवां तारा जो है ये है अति मित्र तारा, और भी ज्यादा शुभ। मित्र तारा का प्रभाव जैसे मैंने आपको बताया उससे ज्यादा शुभ, और ये पूर्ण आनंद का सूचक है। आनंददायक स्थिति रहती है, आर्थिक स्थिति से मानसिक और सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सब अनुकूल। ये एक अत्यधिक अनुकूल फल देने वाला समय होता है। ऐसा ग्रह, कोई ग्रह जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है और वो है अति मित्र तारा में, ऐसे नक्षत्र में, तो निश्चित रूप से उसका समय ये तारा के कारण से तो शुभ होगा। ऐसे में असाधारण शुभ प्रभाव वाला इसको कहा गया। और इसके समय में अगर कोई अशुभ ग्रह है, जन्म कुंडली से अशुभता की सूचना देने वाला, और वो अति मित्र तारा में है, तो फिर मिले जुले फल हो जाते हैं। ये चीज जो है देखने वाली है, कुंडली में देखना पड़ता है कई ग्रहों की पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, बल कितना है, वक्री है, मार्गी है, अस्त है, नहीं अस्त है, ये सब कुछ देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ही क्लियर होता है। लेकिन इस तारा के अनुसार, तारा के एंगल से जो हम देख रहे हैं वो ये फल होते हैं। अति मित्र तारा जो है उसका प्रभाव जोशीला बन जाता है, जाता कुछ समय साहसी बन जाता है, एक बड़ा उच्च स्तर का उसके अंदर वो आ जाता है जिसको आत्म बल कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस। अच्छा, फिर उदाहरण के लिए मान लो ना किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है, तारा की गिनती अगर करनी हो तो, और अनुराधा नक्षत्र इस नवतारा चक्र में जो है उसका मान लो कोई चौथा नक्षत्र, 13वां नक्षत्र या 22वें नक्षत्र में कोई ग्रह है जो जिसकी दशा चल रही है, या तो चौथे नक्षत्र में अनुराधा से, और या फिर 13वें में, या फिर 22वें में भी, किसी में भी हो सकता है, किसी एक में ही होगा। तो इसका मतलब है कि इस जातक के लिए पूर्वाषाढ़ा, भरणी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही वो ग्रह है। तो वो तारा जो होगा ये क्षेम तारा का समय होगा। तो इस अनुराधा नक्षत्र वाले के लिए ये 3 नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी ये क्षेम तारा वाले नक्षत्र कहलाएंगे। इसमें कोई ग्रह गोचर में आएगा तो वो भी शुभ फल देगा, कोई ग्रह इस नक्षत्रों में से किसी में होगा तो भी उसकी दशा अंतर्दशा शुभ फल देने वाली होगी। इस प्रकार से नवतारा चक्र एक शक्तिशाली ज्योतिषीय गणना है, और इसका प्रभाव भी शक्तिशाली है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के अनेक पहलुओं पर ग्रहों के गोचर और दशा अंतर्दशा के प्रभाव को समझने में बड़ी मदद करता है। मुहूर्त शास्त्र में भी इसका बड़ा उपयोग है। मुहूर्त के लिए भी इसका प्रयोग गोचर के फलादेश को समझने के लिए अगर हम समझें तो जन्म नक्षत्र से 2, 4, 6, 8 और 9वां नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं, गुड नक्षत्र, इनमें कोई भी कार्य कर सकते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इसलिए संपत तारा हो गया, क्षेम तारा हो गया, साधक मित्र और अति मित्र तारा, ये जो सभी ताराएं बन जाते हैं 2, 4, 6, 8 और 9वां नक्षत्र। इस संख्या का ध्यान रखना चाहिए आपको। इस संख्या पर जो भी नक्षत्र होगा उस नक्षत्र में आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। मुहूर्त की गणना भी इसी से की जाती है। जब कोई ग्रह किसी जातक के जन्म नक्षत्र से किसी विशेष स्थिति में होता है, जैसे दूसरे में, चौथे में, छठे, 8वें या 9वें नक्षत्र में होता है, तो वो नवतारा चक्र के आधार पर बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला हो जाता है। और वो बुरे अगर समय चल रहा है दशा अंतर्दशा के कारण से, तो उसको भी वो कम कर देता है, अच्छाई प्रकट करता है नवतारा के प्रभाव के कारण से। तो ऐसे में नवतारा चक्र हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शुभ या अशुभ सूचनाओं को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं।
नवतारा चक्र हमारे जीवन को शुभ घटनाएं या अशुभ घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान में और वृद्धि कर देता है। दशा अंतर्दशा का जो अगर किसी को आपको ज्ञान है उसका प्रभाव कैसा होगा तो उसमें और बढ़ा देता है, मतलब उसको स्पष्ट कर देता है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्लियर कर देता है कि हाँ ये दशा इस कारण से भी अच्छी जाएगी। तो ये बड़ी सटीक और स्पष्ट पद्धति है। उदाहरण के लिए जन्म नक्षत्र से चौथे, 13वें और 22वें नक्षत्र, मतलब 6 तारा वाला किसी ग्रह का समय चल रहा है, जो ग्रह इन नक्षत्रों में है, चौथे, 13वें में या 22वें में नक्षत्र में है आपके जन्म के नक्षत्र से, तो वो गोचर अगर कर रहा है इन नक्षत्रों में, तो ऐसे समय में विशेष अनुकूलता वाले फल आपको प्राप्त होंगे, आपके फेवर वाले फल प्राप्त होंगे। 6 तारा हमारे कल्याणकारी है, हमारे लिए खुशियाँ और हेल्थ को ठीक करने वाला, अगर कोई रोग वोग भी है तो उसको भी ठीक करने वाला समय होता है। इसलिए गोचर में जब कोई ग्रह चौथे, 13वें या 22वें नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से आ रहा हो वो ग्रह, तो गोचर का फल शुभ हो जाता है। इस समय कोई मांगलिक कार्य भी आप कर सकते हैं, कोई भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी कोई नई जानकारियों के साथ। अच्छा लगा अगर आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने मित्रों को कर दीजिएगा। ये दुर्लभ पद्धति है, नवतारा पद्धति से ही मैं जन्म कुंडली देखता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जन्म कुंडली देखते समय जर्नल जो फलादेश किया जाता है, दशा देखी, अंतरदशा देखी, ये होगा जी आपके लिए, ये समय ऐसा होगा। लेकिन इसके बावजूद एक और फिल्टर भी है, और ये फिल्टर नवतारा चक्र वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर मैं जोर देता हूँ और इसको महत्वपूर्ण स्थान देता हूँ मैं अपने, क्योंकि प्राचीन समय में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता था। नक्षत्रों की गणना से ही प्राचीन समय में फलादेश प्राप्त, सटीक फलादेश प्राप्त किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। बहुत कम जानकार हैं नक्षत्रों से फलादेश करने वाले। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत हैं, एस्ट्रोलॉजर तो इतने हैं कि आप पूछो मत, लेकिन उनमें नक्षत्रों से संबंधित गणना करके देने वाले आपके पास 100 में से 3-4 मुश्किल से आपको मिलेंगे। अगर आपको कुंडली की कंसल्टेशन लेना हो नक्षत्र पद्धति के अनुसार, ज़रूर आप ट्राई कीजिए। मेरे दिए गए जो नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, पर फ़ोन नहीं, व्हाट्सएप पर आप संपर्क करना। फीस की पूछताछ आप पहले कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी और बड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित जानकारियों के साथ। नमस्कार।